हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस चैनल पर अब आप लोगों को रीजनिंग के साथ साथ जो है मैथ भी पढ़ाऊंगा, यानी कि कंपटीशन की जो मैथ होती है वो पूरी कवर कराऊंगा, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से। यानी कि जो मैथ पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ये प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ठीक है, तो इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाते हुए मैं आपको जो कॉम्पिटिटिव मैथ है वो पूरी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो मैथ की इस सीरीज में सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो नंबर सिस्टम का लिया है, यानी कि संख्या पद्धति। तो मैं संख्या पद्धति को जो है प्रश्नों के माध्यम से पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है और नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो जो है पूरे समझाते हुए कराऊंगा और उससे नंबर सिस्टम को कवर कराते हुए कराऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक, तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, क्या नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये हमको ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा है निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। ठीक, तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम डेफिनेशन इसको समझ में आ गई तो अब हम आसानी से इस ऑप्शन में से, जो दिए गए ऑप्शन में से, इसको आसानी से छांट सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन है जीरो, तो जीरो तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। क्यों, मैंने बताया था कि ऐसी धनात्मक संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। तो जीरो जो है वस्तुओं को गिनने के काम नहीं आता है, इसलिए जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, फिर -5, -2, तो मैंने ये भी बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती हैं, केवल धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वही जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी जो है बेकार हो गए। केवल 3 जो है ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि जो ये +3 है यही प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, दूसरा वाला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें हमसे पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनके डेफिनेशन क्या है। ठीक, देखिए इसके दो कंडीशन है, यानी कि प्राइम नंबर की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिनके 2 गुणनखंड, जिनके 2 फैक्टर। तो अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर की क्या पहचान है, उनके 2 तो फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो जिनके 2 फैक्टर होंगे यानी कि जिनके 2 गुणनखंड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये संख्याएं जो होती हैं ये स्वयं से विभाजित होंगी या केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो जो स्वयं से विभाजित होती हैं, कितने से, स्वयं से या एक से। तो ऐसी सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं वो प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि ऋण संख्याएं होती हैं। तो अब इसमें ऑप्शन में से छाटेंगे। इसमें जैसे 1 दे रखा है, पहला ऑप्शन क्या है, 1। तो देखिए 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 1 के 2 फैक्टर नहीं होते। एक जो है अकेला एक ही होता है, उसके फैक्टर करेंगे
तो एक ही आएगा, यानी कि एक का फैक्टर एक ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक संख्या है ये तो ना तो भाज्य होती है, ना भाज्य होती है और ना अभाज्य है, ना भाज्य और ना अभाज्य। यानी कि जो संख्या एक होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, अब 4 आ गया। देखिए हमसे पूछिए 4 है, अब 4 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब कौन कौन से हुए 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर? एक तो एक ही हो गया, दूसरा स्वयं 4 हो गया और तीसरा 2 हो गया। यानी कि 1, 2 और 4 इसके 3 फैक्टर हैं। तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है 5, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। तो इसको याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। उसके बाद फिर जो है आगे होंगी जो भी अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर जो है कौन सी है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, इसमें ऑप्शन में 1 दे रखा है, तो 1 ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 4, देखिए 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 4 के 3 फैक्टर होते हैं। 1 से भी 4 विभाजित हो जाता है, 2 से भी 4 विभाजित होता है और स्वयं 4 से भी 4 विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब जो है 4 जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। ठीक है, और उसके बाद आगे जो भी होंगी वो होंगी। ठीक, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। उसके बाद देखिए उन्होंने 6 है, 6 भी भाज्य संख्या है, लेकिन हमसे सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी 4 होगी। 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी विस्तार से भी बता दिया और पूरे विस्तार से समझने के बाद इनके ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर जो है होते हैं। यानी कि 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होती है। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है 5वां करेंगे। जब 5वां करेंगे तो उसके बाद जो है चौथे वाले क्वेश्चन को समझाने में आसानी होगी और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है 80 से 100 तक, 80 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर जो है होते हैं। ये 80 से 100 तक हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं इस पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमको याद रखना है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक जो होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 75 तक 50 से 100 तक, 50 से 100 तक जो होती हैं वो 10 अभाज्य संख्या होती हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं और 50 से 100 तक के बीच जो है 10 प्राइम नंबर यानी कि 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 और 10 कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये भी पूछा गया है कि 80 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए जो 10-10 के गैप में, यानी कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, हमें अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए वो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा और उसे साथ में समझा भी दूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, 442, 232, फिर 232 और 1। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, 442, 232, 232, 1। अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे, देखिए 0 से लेकर 10 तक जो होती है वो कितनी अभाज्य संख्या है, ये सारी अभाज्य संख्या है। ये क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ये जितनी भी लिखी है 4, 4, 4, 2, 442, 232, 232, 1, ये जितने नंबर लिखे हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 4 जो है 0 से 10 तक जो होते हैं, वो 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 4। इसी प्रकार 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 2, ये देखिए 40 से 50 तक 2, फिर 50 से 60 तक भी 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, 60 से 70 तक भी 2 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इसी प्रकार 70 से 80 तक, 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, और 90 से 100 तक, 90 से 100 तक जो है वो 1 अभाज्य संख्या होगी। हमसे पूछी क्या है, 80 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पर देख लेंगे 80 से 90 तक तो 2 हो गई, और 90 से 100 तक 1 हो गई। तो इसका मतलब 2 और 1, 80 से 100 तक कितनी हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये, यानी कि 3 अभाज्य संख्याएं होंगी 80 से 100 तक। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस ट्रिक की सहायता से हम 10-10 के गैप के बीच जो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, 442, 232, 232, 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया अभाज्य संख्या को याद करने के लिए। ठीक है, बाकी इसको भी याद रखेंगे, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर हमसे पूछा है 1 से 100 तक कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब उसका उत्तर ये नहीं होगा, अब हम कहेंगे जब अभाज्य संख्याएं जो हैं 1 से 100 तक 25 होती हैं, तो इसका मतलब भाज्य संख्याएं 25, 100 में से 25 घटा दो तो 75 भाज्य संख्याएं होंगी। नहीं, ये आंसर गलत होगा। 75 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये ठीक है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती हैं, और 100 में से जब 25 घटाएंगे तो केवल 75 संख्याएं बचेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 75 भाज्य संख्याएं हो गई। क्यों, कि इसमें से एक संख्या ऐसी है वो ना भाज्य है और ना अभाज्य है। वो कौन सी संख्या, 1 है, यानी कि 1 हम और इसमें से माइनस करेंगे तो 74 संख्या है, यानी कि इस 1 को और इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 1 जो होता है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इसलिए 1 और माइनस कर देंगे तो जो 74 संख्याएं बचेंगी वो जो है हमारी भाज्य संख्याएं होंगी 1 से 100 तक। ठीक है, तो 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, इसलिए उसको भी हटाएंगे, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसको भी हटाएंगे, यानी 25 और 1 26 संख्याओं को अगर हम हटा दें 100 में से, तो जो बची संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्या होती है। तो 1 से 100 तक जो है कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, 74 होंगी। कितनी होंगी, 74। तो डी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ठीक,
अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, तो देखिए सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। सीधी सीधी सी बात है कि जो संख्या 2 से कट जाती है पूरी पूरी वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या दे देंगे इस तरीके से तो हम कब तक 2 से भाग करते रहेंगे, तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो इसका सबसे सरल तरीका ये कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जी को कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हुई उस संख्या के अंत में अगर ये नंबर हो 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि ये नंबर कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इकाई के स्थान पर जो है ये नंबर इन नंबर में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होगा इकाई के स्थान पर तो वो संख्या जो होगी सम संख्या होगी। जैसे हमने देखा यहाँ पर जो सम संख्या पहचानेंगे वो कैसे पहचानेंगे, लास्ट में देखेंगे इन नंबरों में से कोई नंबर है इकाई के स्थान पर। हमने देखा इसके इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें इकाई के स्थान पर 7 है, इनमें से 7 इसमें से कोई नंबर नहीं है, ये भी रॉन्ग। इनमें से यहाँ पर 9 है, इनमें से कोई नंबर नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गई। लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है इसमें इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 यहाँ पर भी है, इसका मतलब जो है 0, 2, 4, 6, 8 इन अंकों में से जो भी अंक यहाँ किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के स्थान पर होगा तो वही संख्या जो है 2 से पूरी पूरी कटेगी और वही संख्या सम संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो 2 से पूरी पूरी संख्या कटने का क्या नियम है, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर ये 5 अंक होंगे 0, 2, 4, 6, 8 तो वही संख्या जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी और जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी वही सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है यानी कि 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल है कि निम्न में कौन विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर यानी कि सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे इवन नंबर और विषम संख्या को बोलेंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो निम्न में कौन विषम संख्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा होगी इसकी। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जो भी संख्या यानी कि कोई भी संख्या जो है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहेंगे और जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहेंगे। अब 2 से पूरी पूरी संख्या कौन सी विभाजित नहीं होगी, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये जिनके लास्ट में ये अंक जो है नहीं होंगे, जिनके लास्ट में ये अंक नहीं होंगे वो जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी और वही विषम संख्या होगी। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या हैं इन्हें 2 से भाग करके नहीं देखेंगे, बस इतना देख लेंगे कि किसके इकाई के स्थान पर ये अंक नहीं है वही विषम संख्या होगी। ठीक है, तो हमने देखा पहला ऑप्शन में 6 है तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, ये भी गया। यहाँ 4 है, ये भी सम, यहाँ 4 यानी कि ये अंक नहीं होने चाहिए, जबकि ये है तो ये 4 है, ये भी 2 से विभाजित होगी तो ये भी गलत हो गया। और ये 0 यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित होगी तो ये भी गया। यहाँ पर 3 है यानी कि इन 5 अंकों में से कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी और जब विभाजित नहीं होगी तो यही विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां क्या है कि निम्न में कौन पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनका हम पूरा वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, जैसे हमारा 4 आ गया, 4 का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 4 क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। इसी प्रकार 36 है,
36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि 36 का पूरा पूरा वर्गमूल 6 हो गया, तो इसका मतलब 36 कैसी हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार जो है 49 का पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं 7, तो इसका मतलब 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि जितनी भी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कि ये 55 है, 55 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत। 99 का भी नहीं निकाल सकते, 49 का निकाल सकते हैं। 49 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा 7, तो इसका मतलब इसी वाला ऑप्शन सही है। 49 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 37 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक, अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि निम्न में कौन पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी कि निम्न जो संख्याएं दे रखी हैं वो पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो जिस तरीके से डेफिनेशन पूर्ण वर्ग की डेफिनेशन क्या थी, जिसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण घन संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसका पूरा घनमूल निकाल सकते हैं उसे पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते 8 है, 8 का पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है 27 का पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। 27 का घनमूल 3 होगा, इसका मतलब 27 जो है पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो इन संख्याओं में से छांट लेंगे कि किसका पूरा घनमूल निकाल सकते हैं, वही पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, देखिए 135 का नहीं निकाल सकते, ये भी गलत। 150 का भी पूरा घनमूल नहीं निकाल सकते, ये भी गलत। 216 का पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। 216 का घनमूल कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 216 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या क्या है, 216, क्योंकि 216 का पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। 6 आएगा, 6 छिक 36 छिक 216, 6 छिक 36 छिक 216, यानी कि 6 का घन, यानी कि 6 का पूरा 216 का पूरा घनमूल निकाल सकते हैं। और पूरा घनमूल कितना होगा, पूरा घनमूल होगा हमारा 6। ठीक है, इसलिए 216 जो है पूर्ण घन संख्या होगी। 200 का भी पूरा घनमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, 10वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन सा समूह, यानी कि ये जो नंबरों का समूह दे रखा है, अंकों का जो समूह दे रखा है, ये पूरा समूह अंकों का दे रखा है, ये दे रखा है, ये और ये, यानी कि 4 समूह दे रखे हैं। निम्न में कौन सा समूह पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर दर्शाता है, यानी कि किस समूह को हम जो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझना जरूरी है, तब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं यानी कि पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं, अगर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी कि सभी जो धनात्मक संख्याएं जिन्हें हम जो हमारी वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूरा समूह जो है वो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 1 2 3 4 और इन्फिनेटिव तक है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं तो हैं लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। ठीक, इसी प्रकार बी वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर माइनस की संख्याएं दे रखी हैं, तो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल होना चाहिए तब होगा। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं तो है नहीं, यहाँ पर तो ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, वो तो सभी धनात्मक होती हैं, तो ये तो वैसे ही कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 तो शामिल है लेकिन सारी संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो जब सारी संख्याएं ऋणात्मक हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक, अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमने देखा
कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक दे रखी हैं, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसके साथ साथ जो है जीरो को भी शामिल कर रखा है। तो ये जो पूरा समूह है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का के साथ जो जीरो मिला के रखा जाता है और जो पूरा समूह बनता है, तो ये पूरा समूह जो है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 11वां सवाल। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या का मतलब, संपूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, यह हमें ऑप्शन में से देखकर बतानी है। ठीक है, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बताइए। ठीक, तो सबसे पहले संपूर्ण संख्या का हमें डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक, तो संपूर्ण संख्या कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर हम कर लें और उसके फैक्टरों का योग जो है उसी संख्या के बराबर हो, तो वही संख्या जो होगी वो संपूर्ण संख्या होगी, यानी कि परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब ये फैक्टर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं, यानी कि किसी भी नंबर की ऐसी संख्याएं जो उसे पूरा पूरा विभाजित कर दें, तो ऐसी संख्याएं जो हैं उस संख्या का फैक्टर यानी कि गुणनखंड होती हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं, उसके बाद 2, क्योंकि 2 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, 3 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, 4 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, 5 6 से भी 12 विभाजित हो जाएगा, फिर 7 8 9 10 11, उसके बाद स्वयं 12 यानी कि 12 से भी 12 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस संख्या को नहीं लेंगे, हालांकि 12 भी 12 का फैक्टर है, लेकिन जो इस संख्या को नहीं लेंगे जिसके बारे में हमसे पूछा गया है कि यह संपूर्ण संख्या है या नहीं है। तो इसके नंबर को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, बाकी फैक्टर ले लेंगे। अब इनका योग करेंगे, अगर इनका योग इसी संख्या के बराबर आता है तो ये संपूर्ण संख्या है। हमने योग किया 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10 और 6 16, यानी कि इनका योग जो है 16 आया, 12 नहीं आया, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। अब 15 का देख लेते हैं, 15 के फैक्टर कौन से हुए, 1 3 और 5, तो उसके बाद सीधे सीधे स्वयं 15 होगा, तो स्वयं वाले फैक्टर को नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9, यानी कि इसका टोटल भी 9 आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है संख्या के बराबर, इसका मतलब ये हुआ ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। अब हम देख लेते हैं 28, 28 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 5 भी नहीं होगा, 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 14 हो जाएगा इसका फैक्टर, उसके बाद 15 भी नहीं होगा। ठीक है, 16, बाकी को इसके बाद सीधे सीधे 28 होगा इसका फैक्टर, लेकिन हम 28 को नहीं लेंगे, यानी कि जो ये संख्या होगी उस वाले फैक्टर को नहीं लेंगे। ठीक है, अब इनका टोटल करते हैं कितना आएगा, तो देखिए इनका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 4 7 7 14 14 और 14 28, यानी कि इसका टोटल इसके फैक्टर का 28 के फैक्टर का जो टोटल है वो 28 के बराबर आ गया, इसका मतलब यह संपूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन हमसे सबसे छोटी संपूर्ण संख्या पूछी है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये तो संपूर्ण संख्या नहीं है, अगर ये भी नहीं होगी तब तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन तो सही होगा। ठीक, तो हम 6 को भी ट्राई कर लेते हैं, 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और स्वयं 6 होगा, लेकिन स्वयं वाले फैक्टर को नहीं लेंगे, यानी कि इस जो संख्या होगी उसको नहीं लेंगे। अब इसका टोटल करते हैं तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, तो हमने देखा इसका टोटल भी जो है 6 का, इसके फैक्टरों का टोटल भी जो है 6 के बराबर इसी संख्या के बराबर आ गया, इसका मतलब जो है 6 जो है संपूर्ण संख्या ही है। तो 6, ये 28 भी संपूर्ण संख्या है और 6 भी संपूर्ण संख्या है, लेकिन हमसे सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होगी।
ठीक है, 6 से छोटी कोई संपूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या यानी कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं 12वां और 13वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि निम्न में शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव संख्या कौन सी है। निम्न ऑप्शन दे दिए और हमसे ऑप्शन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शांत दशमलव संख्या होती कौन कौन सी है, यानी कि किनको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके डेफिनेशन सीधी सीधी सी ये है कि शांत दशमलव संख्याएं वो होती हैं जो पॉइंट में से शुरू होती हैं, यानी कि जैसे इस तरह की संख्या है, जैसे 0.1 है, 0.1 है, तो ये कैसी दशमलव संख्या है, ये शांत दशमलव संख्या है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रही है, पॉइंट के एक स्थान पे जाकर रुक गई, तो ये शांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार 0.12 बस यहीं पर ये रुक गई, यहीं पर शांत हो गई, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है, आगे नहीं बढ़ रही है, बस पॉइंट के 2 स्थान पर जाकर रुक गई है। ठीक है, इसी प्रकार 0. जैसे मैं 2, 5, 6, 7 लिख देता हूँ, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि ये पॉइंट के 4थे स्थान तक गई और वहीं पर शांत हो गई, रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव संख्याएं होंगी। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या हो गई। अब जो आगे बढ़ती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अशांत दशमलव संख्याएं कहेंगे। जैसे ऑप्शन में दे रखा है कि हमने देखा कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान तक जाने के बाद फिर डॉट 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 लगा है, यानी कि आगे तक ये पता नहीं कहाँ तक जा रही हैं बढ़ती हुई, आगे कहीं रुकी नहीं रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई हमारी अशांत दशमलव संख्या, जो किसी भी स्थान पर नहीं रुकती है, आगे लगातार बढ़ती जाती है और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कुछ पता नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी देखिए 4, 5, 6, 4, 5, 6 डॉट डॉट लगा है, तो ये भी अशांत दशमलव संख्या हो गई। ठीक है, अशांत दशमलव का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे अशांत को, और शांत को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार ये सी वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए 0.777 और डॉट डॉट लगा है, ये भी पता नहीं कहाँ तक जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो ये भी अशांत दशमलव संख्या हो गई। कैसी हो गई है, अशांत दशमलव संख्या हो गई। लेकिन ये डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें पॉइंट के केवल तीसरे स्थान पर जाकर संख्या रुक गई। अब यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ रही है, केवल पॉइंट के तीसरे स्थान तक गई और वहीं रुक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है शांत दशमलव संख्या है, यानी कि ये तीसरे स्थान पर जाकर शांत हो गई। तो इसको जो है हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। यानी कि दशमलव वाली कोई भी संख्या पॉइंट के पहले, दूसरे या किसी भी स्थान पर जाकर शांत हो जाती है, रुक जाती है, तो वो सभी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। और जो पॉइंट के किसी भी स्थान पर जाकर रुकती नहीं है, आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं और पता नहीं कहाँ तक बढ़ती हुई जाएंगी, कुछ पता नहीं, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अशांत दशमलव संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शांत दशमलव संख्या कौन सी होगी हमारी, 0.325। ठीक है, अब देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या पूछा है कि निम्न में कौन अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब हमसे क्या पूछ लिया, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए शांत दशमलव के बाद जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन, अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं,
ये कितने प्रकार की होती है? वो दो टाइप की होती है, यानी कि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रिपीटिंग, यानी कि रिपीट करने वाली, और एक होती है नॉन रिपीटिंग, यानी कि जिसमें रिपीट नहीं होती है, जिसमें अंक जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, आगे तो बढ़ते चले जाते हैं लेकिन अंक रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसी नॉन रिपीटिंग जो है, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, ATING। ठीक है, तो अशांत दशमलव संख्या दो टाइप की होती हैं, एक तो रिपीटिंग वाली जिसमें अंक रिपीट होते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग जिसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं। अलग अलग अंक ऊबड़ खाबड़ जो है बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये इसमें हमसे ये पूछा है निम्न में कौन अशांत आवर्ती, तो जो जिसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं, जिसमें अंक रिपीट होते हैं, जिसमें अंक रिपीट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, और जिसमें अंक रिपीट नहीं होते हैं उन्हें हम जो है अशांत अनावर्ती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको हिंदी में रिपीटिंग का मतलब आवर्ती, रिपीटिंग का मतलब आवर्ती, और नॉन रिपीटिंग का मतलब हिंदी में बोलेंगे अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, तो यह आवर्ती है, आवर्ती का मतलब जिसमें अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो हमने पहला वाला हमसे पूछा कौन अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नहीं है, नहीं पूछा है। तो हमने देखा पहला वाला ऑप्शन, पहला तो इसमें जो 6 अंक है वो रिपीट होता चला जा रहा है, और डॉट डॉट लगा है, तो डॉट डॉट लगा इसका मतलब ये अशांत दशमलव संख्या है। लेकिन चूंकि इसमें 6 का अंक रिपीट होता चला जा रहा है तो इसका मतलब जो है ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। अगर ये पूछता कौन सी है तब तो ये तो है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें 6 का अंक रिपीट हो रहा है। ठीक, अब बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी वाला जब ऑप्शन हमने देखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी में देखते हैं कि हमें डॉट डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये अशांत दशमलव संख्या है, लेकिन इसमें जो है रिपीट हो रहा है 54, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 54 फिर 54 फिर 54, यानी कि 5 4 फिर 5 4 फिर 5 4, और ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, 2 अंक लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नंबर जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक, अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें भी रिपीट हो रहा है 123 123 123, यानी कि 3 अंक इसमें रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, और आगे डॉट डॉट लगा है, यानी कि जब डॉट डॉट लगा है तो आगे तक बढ़ती संख्या जा रही है ये, यानी कि अशांत दशमलव संख्या तो है लेकिन रिपीटिंग वाली आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इसका मतलब ये संख्या भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, अब ऑप्शन डी वाला ऑप्शन देखेंगे। तो डी वाले ऑप्शन में हमने देखा कि ये भी डॉट डॉट जा रही है, लेकिन ये भी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो ये भी अशांत दशमलव संख्या है, लेकिन इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें सब ऊबड़ खाबड़ चलते चले जा रहे हैं, कभी कोई सा नंबर आ रहा है, कभी कोई सा आ रहा है, कभी कोई सा आ रहा है, सब ऊबड़ खाबड़ नंबर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये नॉन रिपीटिंग हो गया, यानी कि अशांत अनावर्ती नंबर हो गया, यानी कि ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो यही वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, सब 6 7 8 5 4 3 2 9 सब उल्टे सीधे नंबर, ऊबड़ खाबड़ नंबर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि अशांत दशमलव संख्या 2 टाइप की होती हैं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारी कैसी है, ये नॉन रिपीटिंग है, और ये बाकी ये जो 3 संख्याएं हैं ये अशांत दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन ये रिपीटिंग वाली है। ठीक, अब देखते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, यानी कि अंतिम 2 सवाल कौन कौन से, 14वां और 15वां। ठीक, तो सबसे पहले 14 सवाल कवर करेंगे। ठीक, 14वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, यानी कि निम्न में कौन अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती का मतलब
नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हमसे नॉन रिपीटिंग वाली अशांत दशमलव संख्या पूछी है। ठीक है, तो हमको हमारे ये पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हम इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक जो है सही होगा उस पर टिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा इनने दे रखा है, यानी कि पहला और दूसरा। तो हमने पहले नंबर को देखा कि इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 6 7 6 7 6 7 और डॉट डॉट लगा है, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग वाली जो है अशांत दशमलव संख्या है, यानी कि रिपीट वाली अशांत दशमलव संख्या है। और हमसे पूछी कौन सी है? हमसे पूछी नॉन रिपीटिंग पूछी है। तो इसका मतलब यह है इसमें जब जो पहले वाले ऑप्शन में रिपीटिंग वाली आ गई तो पहला वाला ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है, तो दूसरा नंबर को क्या है हमारा? दूसरा नंबर यह है 6 9 7 8 5 4, यानी कि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, यानी कि नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव संख्या कैसी है? ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है चौथा हमने देखा, चौथे में क्या हो रहा है? चौथे में रिपीट हो रहा है 82 8 2 8 2 8 2, यानी कि इसमें जो चौथा दूसरे वाले ऑप्शन में एक संख्या ऐसी दे रखी है जो कैसी है? नॉन रिपीटिंग है, और एक संख्या ऐसी दे रखी है जो रिपीटिंग वाली है। इसका मतलब यह है कि बी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक, अब सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाले में पहला क्या दे रखा है? तो पहला नंबर क्या है? ये रिपीटिंग वाला है, और हमसे पूछा नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक, अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन। डी में हमको दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तो दूसरा तो नॉन रिपीटिंग है। ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब इसमें कोई अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, यानी ऐसी अशांत दशमलव संख्या है जो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अब तीसरा वाला दे रखा है, तो हमने तीसरा वाला भी देखा कि ये भी नॉन रिपीटिंग है, इसमें भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब चौथे वाले ऑप्शन में जो है दोनों, दूसरा और तीसरा दोनों ऐसे नंबर हैं जो नॉन रिपीटिंग है। दूसरा ये भी नॉन रिपीटिंग है, और तीसरा जो है ये भी नॉन रिपीटिंग है, और दूसरा है ये भी नॉन रिपीटिंग है, दोनों ही नॉन रिपीटिंग दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 15वां सवाल, आखिरी सवाल। ठीक, 15वां सवाल क्या है कि निम्न में यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा है? यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा है? तो देखिए, यूनिवर्सल फैक्टर हम उस संख्या को कहते हैं, वो संख्या जिससे सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती हैं, वो यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है। तो ऐसी संख्या केवल एक है, एक ही ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं जो है पूरी विभाजित हो जाती हैं, इसलिए संख्या 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो यूनिवर्सल फैक्टर किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने 15 क्वेश्चन किए, और 15 क्वेश्चन के माध्यम से जिस पर भी क्वेश्चन आधारित थे उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे भी जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा। अभी ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम वाला है, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को मैं इसी तरीके से क्वेश्चनों के आधार पर पूरा समझाते हुए चलूंगा और उसे पूरा कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।